नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ एक बहुत ही खुशी की बात है, जो सभी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है, जो आप सबको जानना चाहिए। और आज का जो मेरा वीडियो है पूरा एंड तक देखिए, काफ़ी लंबा वीडियो है और वीडियो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक कंटेंट क्रिएटर के लिए कि आप लोग को देखना ही चाहिए। आप लोगों को बता दूं मैं कि बहुत खुशी की बात है कि गवर्नमेंट ने एक नया बिल पास किया है कंटेंट क्रिएटर के लिए। कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी बिल जो 2026 पास हुआ है, इसमें खास करके कंटेंट क्रिएटर को अब एक प्रोफेशनल माना जाएगा। इससे रिलेटेड क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, सारा डिटेल्स, पूरा एक रिसर्च वीडियोस मैंने बनाई है और वो वीडियोस आप लोग पूरा देखिएगा। और ये वीडियो सब लोगों को पता चलेगा कि कंटेंट क्रिएटर्स को अब क्या क्या बेनिफिट गवर्नमेंट देने जा रही है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। हर एक लाखों कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनका योगदान है हमारे जीडीपी में देश का, जो हर साल बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर के सरकार मजबूर हो गई और एक बिल उन्होंने लाया है जो कि राज्यसभा से पास भी हो गई है। तो आप लोग को ये वीडियो पूरा देखना है कि आप लोग के लिए क्या क्या नए कानून आए हैं। इसकी पूरी जानकारी आप लोग को होगी तभी जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। और हर एक कंटेंट क्रिएटर को जानना चाहिए। और ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी पूरे फेसबुक पे, जितनी डीपली नॉलेज इसमें बताई गई है। तो आप लोग एक एक चीज़ों को बारीकी से देखिएगा, भले ही 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट की वीडियो हो, लेकिन आपको जानकारी पूरी मिलेगी और हर किसी को जानकारी लेनी चाहिए। तो आप लोग वीडियो देखिए कंटिन्यू, पूरा इसमें जानकारी आप लोग को मिलेगा। बिल्कुल। तो हमारा मिशन आज यही समझना है कि कैसे ये एक अकेला बिल भारत में कंटेंट क्रिएटर्स की दुनिया को पूरी तरह से बदलने वाला है। मतलब ये सिर्फ नियमों का पुलिंदा नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी को मिलने वाली कानूनी पहचान की कहानी है। यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है, हाँ, वो ये कि ये बदलाव अचानक या रातों रात नहीं हुआ है। अगर हम इस बिल की जड़ों को देखें, हाँ, तो ये साफ दिखता है कि इसके पीछे बहुत बड़े आर्थिक कारण छिपे हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ मान्यता देने वाली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। वीडियो बनाना अब सिर्फ शौक नहीं है, इससे जो लीगल आइडेंटिटी मिल रही है वो एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। पैराडाइम शिफ्ट मतलब सिस्टम अब आधिकारिक तौर पर ये मान रहा है हाँ, कि कैमरे के सामने बैठकर बात करना भी उतना ही वैध पेशा है जितना किसी दफ्तर में बैठकर फाइलें बनाना। क्या बात है। लेकिन वो कौन सी चीज थी जिसने सरकार को ये कदम उठाने पर मजबूर किया? आंकड़े। वो आंकड़े जो अब तक छुपे हुए थे। हाँ, अंकित मिश्रा की जानकारी में कुछ ऐसे आंकड़े दिए गए हैं जो किसी का भी दिमाग घुमा सकते हैं। बिल्कुल। आज के समय में भारत की क्रिएटर इकोनॉमी 10,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है। 10,000 करोड़, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ एक स्थिर नंबर नहीं है, ये हर साल 25% की दर से बढ़ रही है। देखिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए 25% की सालाना ग्रोथ बहुत बड़ी बात होती है। मैन्युफैक्चरिंग हो, रियल एस्टेट हो या आईटी सेक्टर, उनमें भी इतनी तेज ग्रोथ आम बात नहीं है। सही बात है। ये आंकड़ा साफ बताता है कि ये कोई इंटरनेट का बुलबुला नहीं है जो कल फूट जाएगा। ये एक बहुत ही ठोस और मजबूत आर्थिक ढांचा है। इन आंकड़ों को देखकर मुझे एक एनालॉजी याद आती है। बताइए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई विशाल अंडरग्राउंड फैक्ट्री सालों से काम कर रही थी। अंडरग्राउंड फैक्ट्री। हाँ, वहाँ लाखों लोग दिन रात काम कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, करोड़ों का टर्नओवर हो रहा था, लेकिन किसी को खबर नहीं थी। एग्जैक्टली। जमीन के ऊपर जो पारंपरिक दुनिया है, उसे लग रहा था कि नीचे बस कुछ बच्चे इंटरनेट पर वीडियो गेम खेल रहे हैं। फिर अचानक एक दिन सरकार ने वहां की लाइट जला दी और तब सबको दिखा कि अरे ये तो देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। और उस अंडरग्राउंड फैक्ट्री का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि इसका असर सिर्फ वीडियो देखने तक सीमित नहीं है। तो और कहाँ असर हो रहा है इसका? इसका सीधा असर हमारे बाजार पर हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार आज भारत में 30% उपभोक्ता अपना सामान क्रिएटर से प्रभावित होकर खरीदते हैं। 30%? ये नंबर बहुत बड़ा है। बिल्कुल। अब ये वो पॉइंट है जहां ये अर्थव्यवस्था सिर्फ मनोरंजन नहीं रह जाती, बल्कि ये सीधा रिटेल और ई कॉमर्स को ड्राइव करने लगती है। मतलब अगर बाजार में 100 लोग कोई गैजेट, कोई स्किन केयर प्रोडक्ट या कोई कोर्स खरीद रहे हैं, तो उनमें से 30 लोगों का फैसला किसी न किसी क्रिएटर के वीडियो पे टिका है। एग्जैक्ट। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? पहले तो लोग टीवी पर बड़े बड़े क्रिकेटर्स या बॉलीवुड स्टार्स को देखकर सामान खरीदते थे। ये शिफ्ट कैसे आ गया? अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से जोड़कर देखें तो ये पूरा खेल भरोसे यानी ट्रस्ट का है। ट्रस्ट का कैसे? देखिए, टीवी विज्ञापनों का जो ढांचा है ना, वो पुराना हो चुका है।
लोगों को पता है कि वो एक स्क्रिप्टेड विज्ञापन है। स्टार्स को पैसे मिले हैं वो लाइन बोलने के। सही बात है। लेकिन जब एक क्रिएटर अपने बेडरूम से अपनी सामान्य भाषा में किसी प्रोडक्ट की बात करता है तो देखने वाले को लगता है कि वो किसी बड़े स्टार को नहीं बल्कि अपने एक दोस्त को सुन रहा है। अच्छा, इसे साइकोलॉजी में कुछ कहते हैं ना? हाँ, इसे मनोविज्ञान में पैरासोशल रिलेशनशिप कहते हैं। पैरासोशल रिलेशनशिप, एक तरफा रिश्ता लेकिन बहुत गहरा। और जब आपका दोस्त आपको कोई हेयर सीरम या मोबाइल फोन लेने को कहता है तो आप उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपको लगता है कि उसने खुद इस्तेमाल किया होगा। यही वो ट्रस्ट है जो 29% कंज्यूमर्स को चला रहा है। वाओ। इसीलिए इस पूरी अर्थव्यवस्था को टैक्स और कानूनी ढांचे में लाना सरकार की सबसे बड़ी जरूरत बन गई थी। ये बहुत ही तार्किक बात है। जब इतनी बड़ी तादाद में लोगों की खरीदारी के फैसले प्रभावित हो रहे हैं तो आप इस सिस्टम को हवा में नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल नहीं। तो चलिए इस कानूनी पहचान या लीगल आइडेंटिटी के असल जिंदगी के मतलब पर आते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में मनोज डे की कार लोन वाली कहानी बताई थी, जो अंकित मिश्रा जी ने भी शेयर की है। हाँ, वो लोन रिजेक्शन वाला किस्सा, वो किस्सा इस पूरी बहस का मूल है। बिल्कुल। मनोज डे बताते हैं कि बैंक ने उनका लोन 2 कारणों से रिजेक्ट किया। पहला तो यह कि उनका इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR सिर्फ 1 या 2 साल का था, जबकि बैंक को 3 साल का चाहिए था। यहाँ तक तो बात समझ आती है, बैंक के अपने नियम होते हैं। हाँ, लेकिन दूसरी ओर सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि जब बैंक का फॉर्म भरा जाने लगा तो बिजनेस टाइप वाले सेक्शन में उनके लिए कोई विकल्प ही नहीं था। क्योंकि बैंक के फॉर्म पुराने सिस्टम पे चलते हैं। हाँ, उनमें सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, डॉक्टर, वकील सब था, लेकिन डिजिटल क्रिएटर या यूट्यूबर का कोई बॉक्स नहीं था। और बैंक वाले कह रहे थे कि आप वीडियो बनाते हैं पर आपका काम क्या है? वही तो। मतलब उस फॉर्म में एक बॉक्स का ना होना ये बता रहा था कि समाज के सबसे अहम वित्तीय संस्थानों में आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। बिल्कुल, सिस्टम के लिए आप अदृश्य थे। लेकिन अब इस 2026 के बिल के बाद आधिकारिक फॉर्म्स में इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर का कॉलम जोड़ा जाएगा। और ये जो बदलाव है, ये सिर्फ एक नया शब्द जोड़ने भर का नहीं है। तो और क्या है ये? ये सरकार और सिस्टम की तरफ से मिलने वाला वैलिडेशन है। जब किसी चीज को कानूनी मान्यता मिलती है तो पूरा सिस्टम उसके हिसाब से खुद को बदलता है। मैं मानती हूँ कि धारणा बदलेगी, लेकिन बैंक तो नंबर्स पर चलते हैं ना, धारणा पर तो नहीं चलते। हाँ, वो तो है। अगर फॉर्म में डिजिटल क्रिएटर का बॉक्स आ भी गया तो क्या इससे क्रिएटर्स की सबसे बड़ी समस्या सुलझ जाएगी? आप किस समस्या की बात कर रहे हैं? उनकी समस्या है अनप्रिडिक्टेबल इनकम, यानी अस्थिर कमाई। एक डॉक्टर या इंजीनियर की कमाई का एक पैटर्न होता है, लेकिन क्रिएटर का क्या? सही सवाल है। एक महीने वीडियो वायरल हुआ तो 10 लाख आ गए, अगले महीने एल्गोरिथम बदल गया या चैनल पर कोई स्ट्राइक आ गई तो कमाई 0। बैंक इस रिस्क को एक फॉर्म के बॉक्स से कैसे कवर करेगा? क्या सच में वो सम्मान मिल पाएगा जो स्थिर प्रोफेशंस को मिलता है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और इसका जवाब वित्तीय प्रणालियों के काम करने के तरीके में छिपा है। अच्छा, कैसे? देखिए, बैंक अस्थिरता से नहीं डरते हैं, वो अज्ञात यानी अननोन चीजों से डरते हैं। मतलब अगर रिस्क पता हो तो वो लोन दे देंगे। बिल्कुल। एक किसान का ही उदाहरण ले लीजिए। एक किसान की कमाई भी मौसम पर निर्भर करती है और अस्थिर होती है, लेकिन बैंक उन्हें लोन देते हैं। हाँ, एग्रीकल्चरल लोन मिलते हैं उन्हें, क्योंकि उनके पास किसान के रिस्क को तौलने का एक मॉडल है। जब क्रिएटर को एक कानूनी पेशा माना जाएगा तो रिजर्व बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं को उनके लिए नए रिस्क असेसमेंट मॉडल बनाने पड़ेंगे। मतलब बैंकों को ये सीखना पड़ेगा कि क्रिएटर की कमाई का औसत कैसे निकाला जाए। बिल्कुल। वो अब 1 महीने की कमाई नहीं देखेंगे। तो क्या देखेंगे? वो पिछले 3 सालों के ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स, प्लेटफॉर्म से आने वाले एड रेवेन्यू और ऑडियंस के एंगेजमेंट रेट का एक पूरा डेटा मॉडल तैयार करेंगे। अरे वाह, एंगेजमेंट रेट भी बैंक देखेंगे? हाँ, क्योंकि वही तो क्रिएटर की असली कैपिटल है। जब आप फॉर्म में डिजिटल क्रिएटर भरेंगे और अपना प्रॉपर GST नंबर देंगे तो आप एक व्यवसाय के रूप में देखे जाएंगे। ये रातों रात नहीं होगा, लेकिन ये शुरुआत है उस ढांचे की जहां एक क्रिएटर का रिस्क कैलकुलेट किया जा सकेगा। यहाँ पर आके मुद्दा सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जब हम इस नए कानूनी ढांचे और अधिकारों की बात करते हैं तो 2026 के इस बिल में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं लगते। हाँ, कुछ प्रोविजंस बहुत ही रेवोल्यूशनरी हैं। अंकित मिश्रा जी की जानकारी के मुताबिक इसमें वेरीफाइड क्रिएटर इकोसिस्टम बनाने की बात कही गई है। और सबसे बड़ी बात,
इसमें हेल्थ इंश्योरेंस और रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसी सुविधाओं का भी जिक्र है। बिल्कुल। एक आज़ाद क्रिएटर जो किसी कंपनी का कर्मचारी नहीं है, उसके लिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स ये कैसे काम करेगा? यही इस बिल का सबसे दूरदर्शी हिस्सा है। गिग इकोनॉमी और क्रिएटर्स की सबसे बड़ी कमजोरी यही रही है कि उनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती। सही बात है, कल को अगर चैनल हैक हो गया तो सब खत्म। सरकार ने ये समझा है कि अगर ये 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री है तो इसमें काम करने वालों को एक फॉर्मल सेक्टर का हिस्सा बनाना होगा। तो ये वेरीफाइड क्रिएटर इकोसिस्टम क्या है? ये एक तरह की रजिस्ट्री है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब सरकार तय करेगी कि कौन क्रिएटर है और कौन नहीं? नहीं, क्या लोगों को लाइसेंस लेना पड़ेगा वीडियो बनाने के लिए? नहीं, ये कोई लाइसेंस राज नहीं है जहां आपको वीडियो बनाने के लिए परमिशन लेनी पड़े। आप जैसे चाहें वैसे वीडियो बना सकते हैं। तो फिर ये वेरीफाइड का ठप्पा क्यों? ये एक वित्तीय वर्गीकरण है। जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार क्रिएटर्स को उनकी सालाना कमाई यानी ईयरली रेवेन्यू के आधार पर अलग अलग कैटेगरीज या टियर्स में बांटा जाएगा। अच्छा, जैसे टैक्स स्लैब्स होते हैं? बिल्कुल। जैसे ही एक क्रिएटर एक निश्चित कमाई का आंकड़ा पार करता है वो इस इकोसिस्टम का हिस्सा बन सकता है। और इसके फायदे क्या होंगे? इसके तहत सरकार एक पूलिंग मैकेनिज्म बना सकती है। वो कैसे काम करता है? जैसे बड़ी कंपनियों में हजारों कर्मचारी होते हैं तो कंपनी को उनके लिए सस्ता हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है। हाँ, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस। उसी तरह जब लाखों वेरीफाइड क्रिएटर्स एक इकोसिस्टम में होंगे तो सरकार उनके लिए सामूहिक बीमा और पेंशन योजनाएं ला सकती है। क्या बात है, ये तो पूरी तरह से गेम चेंजर है। और साथ ही जब वो कागजों पर वेरीफाइड होंगे तो उनके साथ होने वाले फ्रॉड में भारी कमी आएगी। फ्रॉड से मुझे याद आया, इस जानकारी में इस बात पर भी बहुत जोर दिया गया है कि पहले ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स में बहुत धोखाधड़ी होती थी। अरे बहुत ज्यादा, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। हमने खुद देखा है कि कैसे कई क्रिएटर्स अनजाने में अवैध सट्टेबाजी वाले एप्स या क्रिप्टो के अजीबोगरीब कॉइन्स का प्रमोशन कर देते थे। ब्रांड्स उन्हें मैसेज करते थे, काम करवाते थे और पैसे दिए बिना ही गायब हो जाते थे। ये उस अनरेगुलेटेड या बिना नियम वाली दुनिया का सबसे काला सच था। बिल्कुल। कोई भी फर्जी कंपनी इंटरनेट पर आती थी, कुछ इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देती थी और आम जनता को लूटकर 1 महीने में गायब हो जाती थी। इसमें तो दोनों का नुकसान है ना, क्रिएटर का भी नुकसान और उन दर्शकों का भी नुकसान जिन्होंने क्रिएटर पे भरोसा किया था। और मजे की बात देखिए, क्रिएटर पुलिस के पास भी नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता था। सब कुछ व्हाट्सएप मैसेज पे चल रहा था। हाँ, व्हाट्सएप मैसेज और पेटीएम ट्रांसफर पर पूरी स्पॉन्सरशिप डील हो जाती थी। अरे बाप रे। यही कारण है कि बिलिंग और जीएसटी को अनिवार्य किया जा रहा है। तो अब क्या बदलेगा? अब अगर कोई ब्रांड किसी क्रिएटर से प्रमोशन करवाता है तो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, प्रॉपर इनवॉइस जनरेट होगा, जीएसटी कटेगा। इससे 2 फायदे होंगे। कौन कौन से? पहला, फर्जी और इलीगल कंपनियां इस लीगल कागजी कार्रवाई से दूर भागेंगी, जिससे दर्शकों को सुरक्षित रखा जा सकेगा। हाँ, फ्रॉड एप्स तो अपना पैन कार्ड नहीं दे पाएंगे। एग्जैक्टली। और दूसरा, अगर कोई ब्रांड काम करवाकर पैसे नहीं देता है तो क्रिएटर के पास कोर्ट जाने का एक सीधा रास्ता होगा। मतलब उसका काम अब हवा में नहीं होगा, उसके पास लीगल बैकिंग होगी। बिल्कुल। ये सुनकर तो लगता है कि ये बिल सब कुछ एकदम परफेक्ट कर देगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। वो क्या? इस नए सिस्टम के आने से एक ऐसी बहस शुरू हो सकती है जो शायद इंटरनेट के मूल स्वभाव से जुड़ी है। और इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। वो सवाल क्या है जो आपके दिमाग में आ रहा है? सवाल ये है कि इंटरनेट हमेशा से अपनी आज़ादी के लिए जाना जाता था। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हाँ, यहाँ कोई गेटकीपर नहीं था। लोग यहाँ इसलिए आए क्योंकि यहाँ टीवी या फिल्मों जैसे कड़े नियम नहीं थे। सही बात है। किसी भी शहर या गांव का कोई भी इंसान अपना फोन उठाता था, वीडियो रिकॉर्ड करता था और दुनिया के सामने रख देता था। उनका काम करने का तरीका बहुत ही कच्चा और अनौपचारिक रहा है। अब जब आप इन आज़ाद ख्याल कलाकारों को सीए के चक्कर काटने, जीएसटी फाइल करने, रेवेन्यू ब्रैकेट्स में खुद को फिट करने और लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने के लिए कहेंगे, तो क्या वो इसके लिए तैयार हैं? क्या ये कागजी कार्रवाई उनकी क्रिएटिविटी को नहीं मार देगी? ये एक बहुत ही गहरा ऑब्जर्वेशन है और सच कहूं तो शुरुआती दौर में ये बहुत दर्दनाक होने वाला है। दर्दनाक? हाँ, क्योंकि जब आप अपनी आजाद दुनिया से निकलकर एक टैक्स और रेगुलेशन वाले सिस्टम में आते हैं तो फ्रिक्शन पैदा होता है। घबराहट तो होगी। कई क्रिएटर्स जो सिर्फ अपनी कला पर ध्यान देना चाहते हैं उन्हें ऐसा बहुत बोझिल लगेगा। उन्हें लगेगा कि सरकार उनकी कमाई पर नजर रख रही है या उन पर बंदिशें लगा रही है। बिल्कुल, किसी भी आर्टिस्ट को स्प्रेडशीट्स और टैक्स फॉर्म्स देखकर घबराहट तो होगी ही ना।
लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि कोई भी इंडस्ट्री हमेशा अपने बचपन में नहीं रह सकती। इंटरनेट